वह चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वह चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो क्लास ही क्या जिसमें आप जैसे स्टूडेंट ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हर हमेशा ये क्वेश्चंस आपके क्लास में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उस सवाल को करते हैं। आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे, आप जल्दी जल्दी इसका जवाब बताते रहिएगा। अगर जवाब पता नहीं है तो याद ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ये सवाल आए तो आप बना लो। क्योंकि ये पूछा गया सवाल है और हमेशा ये चैप्टर की सवाल है, तो वो तो बदलेगा नहीं, इसीलिए आपको याद करना चाहिए। ये हिंदी का सवाल है। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल है कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। देखिए, रस्सी का टुकड़ा एक कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे कोई एक रस्सी के टुकड़ा को अफवाह में मतलब सांप समझ लेता है, और अफवाह से वो डर जाता है, बाहर आता है। तो बाद में देखा जाता है कि लोग जाता है अंदर तो देखता है कि वो रस्सी तो नहीं है, ये सांप क्या है, क्या है, ये सांप है। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अफवाह में लोग रह जाते हैं, अफवाह में कौन बात को कुछ लोग भी समझ लेते हैं। आप एक्चुअली मान लो वो रस्सी को कोई दौड़ के गया, देखा रस्सी तो ये तो सांप की जैसा है, हालांकि अब बाहर जाके पता चला वो तो रस्सी ही है। मतलब अफवाह फैला है कि घर में क्या है, सांप है। तो कहने का मतलब यह है कि रस्सी का टुकड़ा एक चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे। अब इसमें कुछ सवाल बनते हैं, ठीक है ना, इसमें सवाल बनते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा इसमें से, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो छोटे छोटे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ, आप जल्दी जल्दी बता देना। आदमी ने जो देखा, जो रस्सी को क्या समझ लिया था, आदमी जो घर में गया था वो रस्सी को क्या समझ लिया था, सांप समझ लिया था। अब अच्छा, अंदर भीड़ क्यों गई थी, तो सांप देखने के लिए, क्यों, क्योंकि आदमी चलाया हुआ था। अच्छा, रस्सी का जो टुकड़ा है उसका मुख्य विषय क्या है, मतलब रस्सी का जो टुकड़ा है उसका मुख्य विषय यही ना था जी, ये भ्रम और डर। वो चिल्लाया, उसको डर लगा कि ये सांप है, सांप है, ठीक है। सत्य का पता किसने लगाया था, अरे कोई साहसी लड़का होगा, कोई आदमी होगा, वही ना बताया होगा, अंदर गया होगा, देखा होगा। बाकी डर के मारे तो कोई जा ही नहीं रहा होगा। तो चलिए भाई, ये सब तो पढ़े होंगे आप लोग। तो पहला सवाल है कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। ये देखो, ये जो हिंदी है ना, दिंगत भाग 2 वाला, तो उसको पढ़िएगा तब जाके ये बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो क्या है, तो इसका एक गोदरविल चौराहे, ठीक है ना, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तो गोदरविल चौराहे, ये किसके अनुसार है, तो ये रस्सी के टुकड़ा जो चैप्टर है उसके अनुसार है। अब अगला जो सवाल है कि अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज में चाल चरित्र को बेपर्दा किया है, बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा बुर्जुआ, क्या हो जाएगा, बुर्जुआ, याद रखिएगा। किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था, तो आपको तो याद होगा, ठीक है। ये मैत्र मैत्र होलब्रेक जो थे, मैत्र होलब्रेक जो थे, उसका जो बटुआ था ना, पर्स था, वो कहाँ गिर गया था, सड़क पर गिर गया था, बेंजेविल सड़क पर गिर गया था, समझे। मोपासा कहाँ के थे, तो ध्यान से रखिएगा, मोपासा जो थे ना वो फ्रांस के थे। मोपासा कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, समझ। तो आपको ध्यान रखना है, मोपासा कहाँ के थे, फ्रांस के, याद रखिएगा। रस्सी का जो टुकड़ा के रचनाकार है, रस्सी का टुकड़ा के जो रचनाकार है वो कौन है, तो गाई डी मोपासा, कौन है ये, गाई डी मोपासा, जो फ्रांस के हैं। चलिए, कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है, कहानी विद्या को आधुनिक रूप में देने का स्मरणीय योगदान है, बताइए क्या हो जाएगा, तो मोपासा जो फ्रांस के थे। 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी, तो ये आपको याद होगा 300, याद रखिएगा भाई, ये 1870 से 90, यानी आपको कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष में आपको 300 कहानियां छपी हुई थी, कहानियां, समझे। तो ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि जमाना है नफरतों का कहर है, जमाना है नफरतों का कहर है, ये दुनिया है साहब दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। तो झांसा में नहीं आना है, पढ़ते रहना है, अपना लाइफ को सिक्योर करना है, और जो भी सवाल है याद करते चलना है। आपका एक ही काम है, अच्छा से पढ़ना है, मार्क्स अच्छा से लाना है, समझे ना। तो चलिए, तो अगला जो सवाल है, गोदरविल के चौराहे पर किन की भीड़ लगी हुई थी, गोदरविल के चौराहे पर किन की भीड़ लगी हुई थी, तो लोगों की भाई,
लोगों की भीड़ लगी हुई थी। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो एक। क्या है? 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो एक। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार वो काले चमड़े के बटुआ में क्या था? तो 500 का फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे, याद रखिएगा। ठीक है। अगला चैप्टर है आपका कलर की मौत। ठीक है। कलर की मौत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जो कलर जो है ना, एक कहानी है, आप उसको देखिएगा। चेख्को किससे माफ़ी मांगने गया था? ठीक है, तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। चेख्को किससे माफ़ी मांगने गया था? तो ब्रिजलो से। क्या है? ब्रिजलो से, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अंतोन चेखोव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखोव, देखो ये भी अंतोन चेखोव ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये रूस के रहने वाले थे। कहाँ के थे ये? रूस के। और चेखोव किससे माफ़ी मांगने गया था? याद रखिएगा, किताब पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रिजालोवा से। आप लोग पढ़े होंगे ना, ये हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए। सब क्वेश्चन बैंक के सवाल है जी, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक के सवाल करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगला सवाल है कि कलर की मौत शीर्षक में कलर का क्या नाम है? तो बहुत बड़ा नाम था जी, इवान दिमित्र चेकोव। क्या हो जाएगा? इवान दिमित्र चेकोव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतोन चेकोव की कहानी है, क्या है बताओ? अभी तो भाई पढ़े हैं ना, कहानी क्या है? कलर की मौत है। तो चेकोव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? बताइए। ऐसा लेव टोल्स्टॉय कहा। कौन कहा? लेव टोल्स्टॉय। कलर की मौत के रचनाकार हैं, बताइए। कलर की मौत के रचनाकार कौन है? तो अंतोन चेकोव। अंतोन चेकोव। अच्छा, ये कहानी के बारे में जानते हैं क्या होता है? या अखबार में ना एक अफवाह छप जाता है, ठीक है, कि वो मैंने एक कलर का जो कलर के बदले में दूसरे कलर की मौत की खबर छप जाता है। तो क्या होता है कि अब उस खबर तो चला जाता है। तो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद जो एक क्लर्क था वो जब ऑफिस में आता है तो पता चलता है कि इस भाई ये तो मर गया था, फिर वापस कैसे आ गया? मतलब लोग डर गए कि भूत आ गया उसका। और ऐसे वो कहानी है, पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। हिंदी में तो आपको पता ही है कितना आसान चीज़ होता है, बट एक बार पढ़ना चाहिए सब कुछ कहानी को। किताब से पढ़िए, एनसीईआरटी जो किताब में है ना वो। महान ऋषि कथाकार कौन थे? तो भाई लेव टोल्स्टॉय। महान ऋषि कथाकार कौन थे? तो लेव टोल्स्टॉय। कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? बताइए। तो वो निजी कमरे की ओर जाने के लिए। कहाँ? निजी कमरे की ओर जाने के लिए। अगला है पेशगी। भाई पेशगी का मतलब जानते होंगे, पहले ज़माने में क्या होता था, जो गरीब लोग होते थे ना, तो किसी से पेशगी मांगते थे। उसके पास अगर धन की कमी है, चाहे खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है, कुछ पैसा की कमी है, तो वो ज़मींदार से जा कर के ना पैसा ले लेते थे। और पैसा ले लेते थे, लेकिन अगर बढ़िया से अगर अनाज नहीं होता है तो क्या होगा? अब वो जो किसान है, वो किसान क्या करेगा कि वो ज़मींदार के घर जाके काम करेगा, फिर भी पैसा नहीं सधेगा। जब तक सधेगा नहीं तब तक आप कैसे सधेगा यार? गरीब आदमी जब वो बढ़िया से वो खेती नहीं करेगा तो कैसे सधा पाएगा? तो वहीं पेशी का मतलब होता है उधार या एडवांस लेना किसी से, या कर्जा लेना। ठीक है, तो इसमें जो है कहानी है पेशगी, इसमें कुछ सवाल है, आपको ध्यान रखना है। ये कहानी का सारांश ये है कि पेशगी कहानी में प्रेमचंद ने ग्रामीण मजदूरों की गरीबी, मजदूर और शोषण को दिखाया है। ठीक है, और कहानी जो है इसमें एक हल्कू रहता है जो गरीब किसान रहता है। हल्कू कौन रहता है? एक गरीब किसान, और उसकी एक पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है मुन्नी। जो एक इसकी पत्नी रहती है, जो क्या रहती है? गरीब किसान की पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी। जमींदार से वो पेशगी ले लेता है खेती करने के लिए, लेकिन हल्कू एक गरीब किसान है। खेती के लिए बीज, खाद और घर चलाने के लिए वह मजबूरी में जमींदार से पेशगी
यानी एडवांस ले लेता है। पानी यानी कर्ज चुकता ही नहीं होता और हल्कू हमेशा जमींदार के बंधन में फंसा रहता है। घर में गरीबी है, मुन्नी परेशान है। ठंड की रात में खेत की रखवाली करते समय हल्कू और उसका कुत्ता झपकी से आग से दूर हो जाते हैं। खेत को नीलगाय चर जाती है, अब पूरी फसल नष्ट हो जाती है। हल्कू टूट जाता है, वह समझ जाता है कि यह गरीबी और पेशी का चक्र कभी ख़त्म नहीं होगा। समझे? मतलब कहानी का जो सारांश यही था कि गरीब मजदूर पेशी के नाम पर हमेशा जमींदार के बंधन में फंस जाते हैं। इस कहानी में ये प्रेमचंद जी बताए हैं। और समाज में आर्थिक असमानता और शोषण बढ़ती जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले से दिया गया जो धन होता है ना, उसको पेशगी कहते हैं भाई। तो पेशगी पहले ज़माने में चलता था। तो बताइए, पहला सवाल है इसका। कहानी समझ में आया होगा कि कहानी क्या है, जब मज़ा तब आएगा जब पढ़िएगा आप तब। चलिए एक और शेर शायरी सुना देते हैं आपको, उसके बाद हम इस सवाल को करते हैं कि दिन है तो रात भी होगी, दिन है तो रात भी होगी, छाई है घटा तो बरसात भी होगी। मेरे बिछड़ने का गम न करना ये मेरे दोस्त, मेरे बिछड़ने का गम न करना ये मेरे दोस्त। रही जिंदगी तो मुलाकात भी होगी, रही जिंदगी तो मुलाकात भी होगी। तो चलिए भाई पहला सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए जब शायरी सुनाते हैं ना, तो कम से कम शायरी सुन के भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए यार। आप लोग के लिए ये सब किया जा रहा है और आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं, लाइक ही नहीं करते हैं। तो क्या यार, अच्छा बात नहीं है। तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बताइए। तो ये हेनरी लोपेज, क्या हो जाएगा? हेनरी लोपेज। याद रखिएगा, पीसी का पहला सवाल, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। पेशगी के लेखक है कौन है? तो हेनरी लोपेज। पेशगी के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? तो कांगो। कहाँ हुआ था? कांगो। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो 1937 में। याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। हेनरी, देखिए पूछा भी है ना ये सवाल, ध्यान रखिएगा। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? तो ये है लोपेज। क्या है ये? लोपेज। कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? 2 बच्चों को खो चुकी थी। फ्रैंका का आया कौन थी? फ्रैंका का आया कौन थी? तो कॉमरेन। क्या है ये? कॉमरेन। तो चलिए दोस्तों, तो ये आपने सवाल किया और कहानी जाके हिंदी में जो दिया हुआ उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस किए हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सवाल जहर का नहीं वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। ये दुनिया है साहब, दिखती साद है, पिलाती जहर है। समझे ना? इसलिए भाई अपने आप पे विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।